बच्चों, आज का चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोर्ड के रिवीजन के लिए मेन क्वेश्चंस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर भी कौन से क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये डेफिनेशंस हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये आप पढ़ सकते हो। ये 1 मार्क का कुछ भी पूछ सकते हैं अगर पेपर में आता है। डिफाइन इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लेना। दूसरा है हमारे पास, आगे चलते हैं, इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस, कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों एक ये कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। फोर्स का आर के साथ रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू आपको याद होगा माइनस डी यू बाई डी आर है। उस रिलेशन को यूज करके ये कर्व बनाई हुई है। ये इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है पार्टिकल का सब एटॉमिक लेवल पर। तो इसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। आर, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, देखो द एटम इन अ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जो एटम होते हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं, शोन बाय द दिस कर्व, ये शो की हुई है। अब आर इज इक्वल टू आर नॉट पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं पार्टिकल्स। आर लेस देन आर नॉट पर फोर्स क्या होती है, रिपल्सिव होती है। आर ग्रेटर देन आर नॉट पर फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। ये चीज देखो, जब दो एटम्स की बात कर रहे हैं हम बच्चों, अगर दो एटम के बीच में डिस्टेंस r इज इक्वल टू आर नॉट इस पॉइंट पर है तो फोर्स जीरो होती है। इससे पहले फोर्स रिपल्सिव होती है, इसके बाद फोर्स दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव होती है। when a tensile or compressive force is applied on a body, its atoms are pulled apart or pushed closer together to a distance r greater than the greater than or smaller than r naught. Then the deforming force is removed. The interatomic forces of attraction and repulsive restore the atom to their equilibrium position. ये आपको समझ आया क्या कह रहा है? जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद वो डीफॉर्म हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब शेप वो रीगेन करने के लिए, जब वो शेप रीगेन करता है, ओरिजिनल साइज में वो आता है, तो उनके एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती है। अगर इक्विलिब्रियम से लेस देन डिस्टेंस होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, इक्विलिब्रियम से ज्यादा डिस्टेंस होगा तो वो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए। ये बच्चों पढ़ लेना, ये आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ये आपको 2 मार्क्स की कर्व ड्रॉ करनी आ सकती है। इसके बाद डिफाइन स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया हमने किया हुआ है। स्ट्रेस की टाइप्स, टेंजाइल, कंप्रेसिव, हाइड्रोस्टैटिक, टेंजेंशियल, ये आप पढ़ लेना स्ट्रेस क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो ज्यादा जरूरी वाले होंगे वो मैं मार्क्स के फॉर्म में लिखवाऊंगा। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन की टाइप क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शेयर, ये टाइप्स होती हैं। इसके बाद बच्चों हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया आप कितनी अप्लाई कर रहे हो। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितनी आप स्ट्रेस लगा रहे हो उतनी ही स्ट्रेन होगी, उतनी ही उसकी डायमेंशन होंगी, ये हुक्स लॉ बोलता है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कहता है, ये अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कुछ कांस्टेंट लगाओगे, ये कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फर्दर आगे 3 टाइप का होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दीज आर आल्सो 3 टाइप्स। एक यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है यंग्स मॉडुलस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको यंग्स मॉडुलस पूछ सकता है पेपर में। तो यंग्स मॉडुलस क्या है बच्चों, तुम्हें पता ही है। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। जैसे स्ट्रेस की 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रेन की 3 टाइप होती है, दोनों की रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस की कौन सी टाइप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों की रेशियो को यंग्स मॉडुलस बोल देंगे।
इसी तरह बच्चे बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, हमारे पास जो स्ट्रेस होता है दूसरी स्ट्रेस की टाइप वो होती है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में कौन सा स्ट्रेन कौन सा आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दोनों की रेशियो को बल्क मॉडुलस बोल देंगे, इसको भी आपने पढ़ना है। इसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बच्चों क्या होता है, टेंजेंट जो थर्ड टाइप रह गई स्ट्रेस की अपॉन स्ट्रेन की, दोनों की रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल देते हैं। इसके अंदर मैंने आपको याद होगा एक बुक की एग्जांपल से बताया है, एक बुक एक ट्यूब पड़ा है, जब आप इस एंड पर फोर्स लगाते हो तो वो हल्का सा इतना डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसकी रेशियो को यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। और ये मेरी गारंटी है, ये 3 मार्क्स की कब पक्का आएगी पेपर में। जो मैं मार्क्स वाला बोल रहा हूँ ना, वो आप क्वेश्चन नंबर डाल के लिख लिया करो, ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का। ये जो मार्क्स वाली फॉर्म मैं बता रहा हूँ, ये गारंटेड है, ये पेपर में आने के फुल चांसेस हैं। बच्चों ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है। जैसे जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी चेंज होता है। स्ट्रेस अप्लाई करने से स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है। ये हमें कर्व दिखाई हुई है ओ से ए तक, ये दिखाई हुई है। इसके बाद कुछ चेंज आता है, जितनी आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हो स्ट्रेन उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज होती है। वो स्ट्रेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कर्व नहीं है। ये देखो पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट कर्व जा रही है, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। लेकिन ये वाला हिस्सा जो मैं आपको अलग पेन से दिखा रहा हूँ, मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, ये वाला ए से बी इतना, ये प्रोपोर्शनल नहीं है बच्चों। स्ट्रेस थोड़ा सा इंक्रीज करने से स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर बी से सी तक दिखाया हुआ है, ये वाला पार्ट, बी से सी। सी पॉइंट तक जो होता है बच्चों, ये जो होता है सी पॉइंट तक, ये जो बी पॉइंट तक दिया हुआ वो इलास्टिक लिमिट दी हुई है अभी, यानी इसके बाद अगर फोर्स लगाओगे तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा। उसका प्लास्टिक करेक्टर जो है वो बी पॉइंट तक होगा, इलास्टिक करेक्टर। इसके बाद जैसे आप सी पॉइंट से और स्ट्रेन बढ़ाते स्ट्रेस और बढ़ाते हो तो स्ट्रेन एकदम से बढ़ता है। ये सारा सी से डी तक कौन सा बिहेवियर दिया हुआ बच्चे, प्लास्टिक। यानी अगर आप फोर्स रिलीज करोगे डी पॉइंट से तो ये अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। इसके बाद क्या होगा, जब आप और स्ट्रेस इंक्रीज करोगे तो एकदम से वायर की लेंथ बढ़ने के बाद वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी को अगर कोई डाउट आती है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको अगर आपको आता है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो एज इट इज। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये 3 नंबर की कर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 नंबर का आपको आर्टिकल ये पेपर में बच्चों आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड वायर। जब किसी वायर को बच्चों हम खींचते हैं, ये वायर है, वायर को हमने खींचा तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसकी हमने वैल्यू पता करनी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब वायर को स्ट्रेच करोगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम इनटू प्ले व्हिच अपोज द चेंज, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दीज रिस्टोरिंग फोर्स। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितनी आप वायर को खींचोगे उतनी एनर्जी वायर के अंदर जो स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है बच्चों, ये एक्सप्रेशन पढ़ लेना। एवरेज फोर्स, अगर हम वायर को खींचते हैं उस पर एवरेज फोर्स लिखी हुई है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने कितनी लगाई, F/2, एवरेज ली हुई है ये, कितनी लेंथ इंक्रीज होगी, डेल्टा एल। तो वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कहता है यही जो वर्क हम वायर को खींचने के लिए करते हैं वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये लिख दिया इसने। एफ क्या है बच्चे, स्ट्रेचिंग फोर्स है। डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ है। इसके अंदर बच्चों एक चीज और कर रहा है, ये ए एल से डिवाइड कर दिया, ए एल से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया, स्ट्रेस बन गया। ये चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन बन गया स्ट्रेन। ये एरिया इनटू लेंथ बन गया वॉल्यूम। अब बच्चों एनर्जी को वॉल्यूम इसके नीचे ले गया, एनर्जी के नीचे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या बच गया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन बच गया। ये वॉल्यूम को यू के नीचे ले गए। यू अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू, इसको बोलते हैं स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी। तो ये बच्चों हमारे पास आर्टिकल हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था।
पॉइजन रेशियो बच्चों पढ़ लेना। पॉइजन रेशियो क्या होता है, जब किसी वायर को हम खींचते हैं तो उसके डायमीटर में चेंज आ जाता है, डायमीटर उसका डिक्रीज हो जाता है, लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों की रेशियो को हम पॉइजन रेशियो बोल देते हैं। और बच्चों ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का गारंटीड पेपर में आएगा। इसमें क्या है, कहता जो क्रेन्स होती हैं उन पर जो मेटेलिक रोप्स हम यूज करते हैं जिससे हम लोड उठाते हैं, जो क्रेन्स होती है ना जिससे क्रेन से हम जो लोड उठाते हैं, तो हम एक वायर का यूज करते हैं। वो वायर की इलास्टिक मटेरियल और जो फैक्टर सेफ्टी होता है उसके अकॉर्डिंगली वायर की जो रेडियस या डायमीटर कितना होना चाहिए वो हमने कैलकुलेट करना है बच्चों। जिनमें से अगर मैं आपको जल्दी करवा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ लगता तो प्रीवियसली लेक्चर आप खोलो, उसको आराम से समझ लो। मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू में मैंने आपको 2-3 चैप्टर आज खत्म करने हैं, तो इसमें थोड़ी सी क्विक रिवीजन होगी। हाँ जी बच्चों, अगर कोई क्रेन है, मान लो क्रेन ने कितना लोड उठाना है, 10 की पावर 4 kg लोड उठाना है। एक 10 हम एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर मान के चलते हैं, तो हमने लोड कितना उठाना है, 10 की पावर 5 kg। वायर का जो रेडियस है वो मैंने मान लिया स्मॉल आर। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को mg एरिया ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मास कितना है, 10 की पावर 5 g हो गया 10 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे जो हमारे पास ये जो हमने निकाला है यहाँ पर, ये स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी इलास्टिक लिमिट हमें गिवन है स्टील की इतनी, उसको स्ट्रेस के इक्वल रख दो तो आर रेडियस आ जाएगा, इतनी वायर की रेडियस होनी चाहिए अगर आपने 10 की पावर 5 kg का लोड उठाना है। ये भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 2 मार्क्स का आपको आ सकता है। क्या है जो आपने देखा होगा ब्रिजेस वगैरह, उसके अंदर बच्चों ऐसे डिप्रेशन आ जाती है, कई बार ऐसे डिप्रेशन आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पर लोड लटका दे तो उसमें ऐसे डिप्रेशन आ जाते हैं। जहाँ आपने देखा होगा जो ब्रिजेस है, बार बार व्हीकल्स जब निकलते हैं कुछ देर बाद वो अनसेफ डिक्लेयर्ड दिए जाते हैं क्योंकि वो ऐसे बेंड हो जाते हैं। अब ऐसे क्यों बेंड हो जाते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है बच्चे, जो बेंडिंग का फॉर्मूला होता है, जो इसके अंदर बेंडिंग होगी, डिप्रेशन ये डेल्टा होगी, वो इस चीज पर डिपेंड करती है। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेंथ की पावर 3 ये है विड्थ, और ये डेप्थ मतलब डी की पावर 3 ये डेप्थ है, ये वाली चीज, ये डब्ल्यू जो है इसका वेट है, वाई यंग्स मॉडुलस है, बी जो है इसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ, ये बी है, ये एल है, और ये डी है। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट है डेप्थ का और एक लेंथ का। डेप्थ अगर आप जितनी ज्यादा इंक्रीज करोगे डिप्रेशन उतनी कम होगी, ये देखो ध्यान से, डेल्टा डिप्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3, डेप्थ की पावर 3। यानी कहने का मतलब जो हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, अगर हम उसकी डेप्थ को ये वाली चीज को इंक्रीज कर दें तो डिप्रेशन को हम कम कर सकते हैं। अब बच्चों डिप्रेशन को अगर हम ब्रिज के जो पिलर्स हैं हम ऐसे यूज करें, ये वाले पिलर्स आपने देखा होगा ब्रिज के नीचे ऐसे पिलर्स होते हैं, लेकिन उनकी शेप ये आई शेप होती है, ये वाली शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर ये शेप हो जाती है ना तो ऐसे हल्की सी बकलिंग हो जाती है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है ये पिलर। तो इसलिए हम इसको कौन सी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, आई शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा जो हम पिलर्स वगैरह ग्रेडर्स वगैरह यूज करते हैं वो आई शेप के क्यों होते हैं। ठीक बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, और ये भी 2 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला भी, अगला 3 मार्क्स का आएगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम माउंटेन की हाइट कितनी एग्जिस्ट कर सकती है बच्चों, जो मैक्सिमम माउंटेन की हाइट है तुम्हें पता है, प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी होता है, P इज इक्वल टू एच रो जी। जो माउंटेन होता है, जैसे ये माउंटेन है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच मुझे बतानी है। अब जो प्रेशर है
वो हमारे पास the material of the base experience the force per unit area vertical direction, but both sides the mountain are free, hence there is a tangential shear. P is equal to H rho G. The elastic limit of typical rock is this one. जो प्रेशर की फॉर्म में हमारे पास इलास्टिक लिमिट दी हुई है बच्चे, वो इतनी होती है, डेंसिटी इतनी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, एच हाइट ऑफ द माउंटेन आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम माउंटेन की हाइट जो होती है वो होती है बच्चों 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये मैक्सिमम माउंटेन की हाइट हो सकती है। जो हमारे हिमालय होती है उसकी हाइट भी 10 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये टॉर्क, होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट, ये 3 मार्क्स का बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये 3 नंबर का आपको पेपर में पूछ सकता है। यानी आप ये लगा के चलो, मैंने आपको बताया है ये इसकी इलास्टिसिटी की एप्लीकेशन है। एक ये वाली 14th, 13th, 12th, 11th, ये 11 से लेकर बच्चों 14 तक क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटेड है कि आपको आना ही आना है 100%। ये 11 से 14 तक, इस चैप्टर में 11 से 14 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वायर की, वो इसमें समझ लो। इसमें क्या है बच्चे, ये ना दो हमारे पास ऐसे दिए हुए हैं, एक होलो शाफ्ट दिया हुआ है और एक सॉलिड शाफ्ट दिया हुआ है। जैसे ये एक मिट्टी से भरा हुआ, सीमेंट से भरा हुआ पोल है और एक खाली पोल है। जो ये होलो को हम ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं देन सॉलिड शाफ्ट से। क्यों? क्योंकि बच्चों जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये मैंने ना आपको करवाया नहीं हुआ, ये एडवांस में करवाते हैं। कोई भी वायर अगर उसको घूमना है तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है। ये बोर्ड के लिए आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कंपटीशन में जरूरत पड़ती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, कोई भी वायर को अगर आपने घुमाना है, जब पोल को घुमाना है, अगर अंदर से खाली होगा तो उसके अंदर आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कर देंगे बच्चे। होलो शाफ्ट के लिए जो रेडियस होगा वो आउटर माइनस इनर होगा। ये सॉलिड के लिए हो गया, ये होलो के लिए हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों। डिवाइड करने के बाद ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, इस पे मैथ का फॉर्मूला लगा दिया। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, फर्स्ट का वॉल्यूम, होलो सॉलिड का वॉल्यूम इज इक्वल टू होलो का वॉल्यूम, तो ये रिलेशन आ गया बच्चे। ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी, ये R2 माइनस R1 की जगह आर स्क्र पुट कर दिया, तो नीचे R पावर 4 ऊपर R पावर 2, ये कट गया तो ऊपर रह गया R2 का स्क्र R1 का स्क्र ओवर R का स्क्र। अब बच्चे आपको पता है कि हमने ऊपर ये लिखा है कि आर स्क्र किससे बड़ा है, R2 माइनस R1 से बड़ा है। अगर आर स्क्र R2 माइनस R1 से बड़ा है तो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से बड़ी होगी तो टाउ डैश ग्रेटर देन टाउ होगा, यानी होलो का टॉर्क सॉलिड के टॉर्क से ज्यादा होगा। यानी इसमें मतलब ये जो होलो शाफ्ट होता है ना, होलो पोल होता है, जो पोल होता है अंदर से खाली हो तो उसके मतलब रहने की, वहां पर खड़े रहने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि इसकी टॉर्क ज्यादा है। क्लियर है बच्चे? इसको आप पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये हमारा इलास्टिसिटी चैप्टर हुआ खत्म। इसके अंदर ये मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पक्का पेपर में आने के चांसेस हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़। आपको याद होगा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, जिसकी चेंज इन डायमेंशन सबसे कम हो और यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। अगर आप देखोगे रबड़ की लेंथ में चेंज ज्यादा आता है तो यंग्स मॉडुलस कम हो गया, लेकिन सॉलिड की लेंथ में चेंज कम होगा, स्टील की लेंथ में चेंज जो है बच्चों वो कम होगा, और यंग्स मॉडुलस स्टील का कम होगा, यानी ज्यादा होगा। यानी यंग्स मॉडुलस स्टील का ज्यादा होता है रबड़ से, इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। ये ब्रिज इज डिक्लेयर्ड अनसेफ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का पेपर में पूछ सकता है बच्चों।
ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन वैसे आप जितने भी मैंने दिए होते हैं ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आप सारे किया करो, लेकिन उसमें से भी अगर आपने कुछ छोड़ के नहीं जाना, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी, अगर आपसे सारे नहीं होते। ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन निकालनी है बच्चों, इसके अंदर इसको पढ़ लेना, आर्टिकल को, इस न्यूमेरिकल को, एक इस न्यूमेरिकल को पढ़ लेना आप, और इसके अंदर बच्चों इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम हैं बस। ये आप 2-3 न्यूमेरिकल पढ़ लेना, वैसे तो सारे करने हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 2-3 न्यूमेरिकल तो आपने पढ़ने हैं। ये चैप्टर हो गया बच्चे खत्म, अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ, फ्लूइड। फ्लूइड चैप्टर देख लो। फ्लूइड के अंदर सबसे पहले प्रेशर क्या है, थ्रस्ट क्या है, ये पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें आपको, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हो बच्चों, इस चीज को। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, अ शार्प नाइफ कट बेटर देन द ब्लंट वन, ब्लंट वन। आपको पता है ना, जो एक नाइफ जो शार्प हो वो ज्यादा जल्दी एप्पल को कट कर देता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, उसका एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। ये आप चीजें पढ़ लेना बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक, डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड वाइल अ कैमल वॉक्स इजली ऑन सैंड। आपको पता है कैमल सैंड पे आसानी से वॉक कर लेता है, लेकिन हम आसानी से वॉक नहीं कर सकते। किसी को पता है ये? क्योंकि कैमल का जो फुट होता है उसका जो एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर कम लगता है, इसलिए वो वॉक कर लेता है। ये आप पढ़ लेना बच्चों, एप्लीकेशंस। इसमें से एक नंबर की आपको एप्लीकेशन, एक नंबर का क्वेश्चन जो होता है ना, इनमें से बन सकता है, इन एप्लीकेशन में से बन सकता है। पास्कल लॉ क्या होता है, पढ़ लेना। पास्कल लॉ आपको करवाया हुआ है। पास्कल लॉ क्या होता था, आपको याद होगा, ये इंपॉर्टेंट ही है, एक बार पढ़ लेना पास्कल लॉ। कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर पॉइंट पर, ये सभी को पता है। इसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, आपको पता है बच्चों, ये भी पढ़ने वाली है, मैं गारंटी नहीं देता भी ये पेपर में आएगी, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट, पढ़ लेना आप इसको। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, जैसे हमने इस लोड को उठाना है बच्चों, इस साइड पे हम लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ देखो एरिया कम है बच्चों, जहां पर लोड उठाना है वहां का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, यहाँ आप कम फोर्स लगाओगे एरिया भी कम है, यहाँ ज्यादा फोर्स मिलेगी और एरिया भी ज्यादा होगा। ये इसका मतलब बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल है, यही इन्होंने दिखाया हुआ है बच्चों यहाँ पर। F इज इक्वल टू ए अपॉन स्मॉल ए इंटू एफ, कैसे आया वो देख लेना आप इसको, F अपॉन स्मॉल एफ, ए अपॉन स्मॉल ए। जितना ज्यादा फोर्स चाहिए उतना एरिया बढ़ा दो, जितनी कम फोर्स उतना एरिया कम। यहाँ पर फोर्स कम होगी तो एरिया भी कम रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर फोर्स ज्यादा, हमने लोड को उठाना है तो एरिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है बच्चों, पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हमारे कार स्कूटर बाइक के अंदर होती है ब्रेक्स, वही दिखाई हुई है, यहाँ से पैडल लगाया, ये पिस्टन अंदर गया, इधर के बाद यहाँ से लिक्विड क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको फोर्स मिलती है तो ये स्प्रिंग क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, और ये इस इनसे ब्रेक स्टॉक से जाके अटैच हो जाता है। ये पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी कोई प्रॉमिस नहीं है बच्चों। आपको पता है डेप्थ पर प्रेशर, जैसे कोई लिक्विड है कंटेनर के अंदर, उसके जो डेप्थ पर प्रेशर होता है P इज इक्वल टू एच रो जी, लिक्विड में उसके हाइट की वजह से प्रेशर होता है, ये आपको सभी को पता है, एच रो जी। यही इन्होंने बताया हुआ है, ये इन्होंने समझाया हुआ गॉज प्रेशर के बारे में। यहाँ पर कहता है ये ऊपर प्रेशर P1 है, नीचे प्रेशर P2 है, ये इसके अंदर लिक्विड है जिसकी हाइट h है, तो प्रेशर डिफरेंस आप लोगों को पता है कितना होता है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। ये हमने क्लास में आपको बताया, ये भी पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ने वाला आर्टिकल है। इसके बाद बैरोमीटर,
टॉरिसली एक्सपेरिमेंट, ये भी पढ़ने वाला आर्टिकल है बच्चों। इसके अंदर क्या है, बैरोमीटर को मरकरी के अंदर जब हम उल्टा करके रखते हैं तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये मरकरी ट्यूब के अंदर थोड़ी सी राइज कर जाती है। जब ट्यूब के अंदर राइज कर जाती है, जिससे हम जितनी हाइट ये राइज करगी उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर लेते हैं, P इज इक्वल टू एच रो जी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर एब्सोल्यूट, ये पढ़ने वाला है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इट इज आल्सो apparatus which is used to measure the pressure of a gas, ये पढ़ने वाला है बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपको 2 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है कि जितना बॉडी का वेट होगा, अगर आप उसको पानी के अंदर डालोगे तो वाटर का कुछ लेवल ऊपर को राइज कर जाएगा। वो कितना लेवल वाटर का राइज करेगा? वी रो जी, जितना बॉडी का वेट mg होगा। यानी वी रो जी जो हमारे पास, या फिर आप कह सकते हो कि जितना बॉडी का वेट होगा उतना पानी ऊपर को अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, वी रो जी, यानी अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये आर्टिकल है, आप इसको पढ़ लेना, सिंपल है डेरिवेशन, कोई टफ नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर लिख दिया, नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर लिख दिया, ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर से फोर्स निकाल लिया, नीचे वाले पॉइंट पर निकाल लिया, दोनों का फोर्स का डिफरेंस निकाल दिया, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास एपरेंट वेट ऑफ इमर्ज्ड बॉडी, जब किसी बॉडी को पानी में रखते हो तो उसका जो वेट है, फाइनल वेट कुछ और हो जाता है, वो एपरेंट वेट कितना होगा, एक्चुअल वेट कितना है, माइनस बायोंट फोर्स, उससे एक फार्मूला निकलेगा, इसको पढ़ लेना। इसके बाद बच्चों विस्कोसिटी, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, ये आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, जस्ट पढ़ सकते हो आप इसको। ये कॉज ऑफ विस्कोसिटी, ये आप मान के चलो 2 नंबर का आपको पूछ सकता है, विस्कोसिटी क्या है एंड इसका कॉज क्या है। बच्चों विस्कोसिटी क्या होती है, जब लिक्विड फ्लो करता है उनकी जो लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। टॉप लेयर की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम और बॉटम लेयर की वेलोसिटी सबसे जीरो। तो ये लेयर्स की वेलोसिटीज डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर इनकी लेयर्स एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करती हैं, जिनकी वजह से ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ये आप पढ़ लेना बच्चों आर्टिकल। इसके बाद ये कर लेना बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये 2 मार्क्स का पूछ सकता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? कहता है जो दो लेयर्स के बीच में फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब लोएस्ट मतलब लेयर की वेलोसिटी कम होगी, उससे टॉप वाली की ज्यादा होगी। अगर इसकी v है तो इसकी ऊपर वाली की v प्लस dv होगी। अब जो लेयर में वेलोसिटीज का डिफरेंस आया ड्यू टू हाइट, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इटा कांस्टेंट लगाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों ये हमारे पास, अगर एरिया को हम 1 मान ले, वेलोसिटी ग्रेडियंट को 1 मान ले, तो फोर्स इज इक्वल टू इटा आ गया। ये आप डायमेंशंस ऑफ इटा भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है बच्चों। इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, ये 1 मार्क का आ सकता है पेपर में। विस्कोसिटी पर किस चीज का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? अगर मैं बात करूं लिक्विड के केस में बच्चों और फिर गैस के केस में, लिक्विड के केस में व्हेन लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस and intermolecular attraction becomes weaker, hence viscosity of a liquid decreases with the increase in temperature। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का फ्लो होने का मोशन जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है लिक्विड में। viscosity of gas due to diffusion of molecule from one moving layer to another, but the rate of diffusion of gas is directly proportional to square root of temperature। बच्चों विस्कोसिटी कहने का मतलब गैसेस में टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है। ये 1 मार्क का आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है विस्कोसिटी की, आप इसको पढ़ सकते हो, विस्कोसिटी की क्या एप्लीकेशंस है। अब इसके बाद बच्चों स्टोक्स लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का आर्टिकल है, आने के चांसेस फुल है।
ये क्या कहता है स्टोक्स लॉ, किसी बॉडी को जिसका रेडियस आर है, स्फेरिकल बॉडी है, जब उसे हम किसी फ्लूइड के अंदर मूव करवाते हैं, फ्लूइड का मतलब जैसे ये पानी के अंदर चल रही है ये बॉडी, ऐसे नीचे को चल रही है, तो इस पर इसके मोशन की वजह से ऊपर को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगी, जिनको हम स्टोक फोर्सेस बोलेंगे, 6 पाई ईटा आरबी। बच्चों इसकी जो डेरिवेशन है, इसको डायमेंशनल फॉर्मूले से प्रूव किया हुआ है और आने के चांसेस हैं कि आपने स्टोक्स लॉ डिराइव करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूले यूज करके आपने इसकी डेरिवेशन करनी है। तो बच्चों ये इन्होंने दिया हुआ है, फोर्स जो है किस किस पर डिपेंड करती है, ईटा पर डिपेंड करती है, रेडियस पर भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ईटा की पावर ए, रेडियस की पावर बी, वेलोसिटी की पावर सी मान ली। अब दोनों तरफ आपने क्या पुट कर देने हैं, डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशन पुट कर दो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कर दो, रेडियस के कर दो, वेलोसिटी की कर दो। डायमेंशन पुट करने के बाद मास को मास की पावर के साथ कंपेयर कर दो, लेंथ को लेंथ की पावर से, टाइम को टाइम की पावर से। इससे ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, उसके अंदर फार्मूले में पुट कर दो तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवाया हुआ है, किसी को अगर इसमें दिक्कत हो तो आराम से यूनिट डायमेंशन वाला जो आर्टिकल्स हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे डायमेंशन फार्मूले को यूज करके ना एक आर्टिकल आपके पेपर में आएगा ही आएगा, वो कोई भी आ सकता है। अब इसके बाद बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनल वेलोसिटी आपको पेपर में आ सकती है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, अगर कोई बॉडी को आप फ्लूइड के अंदर मूव करवाते हो, अगर वो फेंकते हो तो कुछ देर बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों ये टर्मिनल वेलोसिटी हमने डिराइव करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये बॉडी है, ये वेट की वजह से नीचे गिरेगी, ऊपर अगर लिक्विड की वजह से दो फोर्सेस होंगी, एक अप थ्रस्ट फोर्स होगी जो आर्किमिडीज ने बताई थी, और एक बच्चों दूसरी फोर्स क्या होगी, स्टोक फोर्सेस होंगी एफ। दो फोर्सेस ऊपर को लग रही हैं, वेट नीचे को लग रहा है, यानी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो अपवर्ड वाली फोर्सेस इज इक्वल टू इट्स वेट हो जाएगा। अपवर्ड वाली फोर्स जो है अपथ्रस्ट फोर्स होती है वी रो जी, आपको पता है वी रो जी, वी जो होता है वॉल्यूम, रो इसकी बॉडी की डेंसिटी, जी ग्रेविटी। एफ स्टॉक फोर्स इज 6 पाई ईटा आर भी आपको पता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। एम को बोल देंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम लिख लिया, और जो हमारे पास बॉडी की डेंसिटी है वो लिख दी हमने। यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी होती है, यहाँ पर बॉडी की डेंसिटी होती है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों। ये 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं पॉइजन फार्मूला क्या है। पॉइजन फार्मूला बच्चों हमें यही बताता है, जो लिक्विड ट्यूब के अंदर फ्लो करता है उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, इतना होता है हमारे पास, v अपॉन टी इज इक्वल टू पाई ईटा आर पावर 4 पाई पी आर पावर 4 8 ईटा एल। आगे बच्चों 19th क्वेश्चन, फ्लो कितनी टाइप के होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, हमारे पास ट्यूबल फ्लो, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। फ्लोज कितने टाइप के होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, रैंडम फ्लो जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं रैंडमली मूव करते हैं, वो है हमारे पास, ये सारी थ्योरी है। रेनॉल्ड नंबर क्या है ये आप पढ़ सकते हो। रेनॉल्ड नंबर ने ये बताया था, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम हो तो लेमिनार, ज्यादा हो तो टर्बुलेंट, 2000 और 3000 के बीच हो तो हमारे पास अनस्टेबल फ्लो होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बताती है कि जितना एरिया इंटू उतनी वेलोसिटी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखो दो, ये दो, एक ट्यूब है बच्चे, एक ट्यूब में दो एरियाज हैं, यहाँ पर एरिया A1 है, वेलोसिटी लिक्विड के फ्लो होने की V1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी V2 है। कहता एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितना एरिया कम होगा उतने लिक्विड के फ्लो करने की स्पीड बढ़ जाएगी। अब बच्चों कितनी तरह की लिक्विड की एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल,
और हमारे पास प्रेशर एनर्जी। ये 3 टाइप की एनर्जी होती है, आप इसको पढ़ सकते हो। लाइक पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लिखनी है तो मास से डिवाइड कर देंगे mgh को। पोटेंशियल हेड लिखना है तो हमारे पास क्या होता है, mgh को mg से डिवाइड कर देते हैं, पोटेंशियल हेड आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है तो mgh को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह तीनों एनर्जीज का आप ये लिख सकते हो बच्चों। ये 5 नंबर मेरी गारंटी है कि पेपर में ये थ्योरम आपको आएगी ही आएगी, 5 नंबर की बर्नौलीज थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट कहता है जब लिक्विड फ्लो करता है किसी ट्यूब में, उसके अंदर जितनी भी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन मैंने आपको बर्नौलीज थ्योरम समझाई हुई है, ठीक है ना। ये आप कर लेना, उसके अंदर जो मैंने आपको समझाया हुआ कितना जो हम वर्क करते हैं वो दो चीजों में यूज होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। वर्क लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए तो वही वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल लिखा हुआ है। दोनों में वर्क डन इज इक्वल टू दोनों में काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, दोनों को रीअरेंज कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन। लिमिटेशन पढ़ लेना बर्नौलीज थ्योरम की। यहां तक 5 नंबर का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे क्या कहते हैं मीटिंग कैंसिल होगी, इसके बाद 10 मिनट तक जैसी रिकॉर्डिंग होती है फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा, इससे अगले चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ये मतलब बंद होगी लिंक। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या होता है बच्चों, ये आर्टिकल मुझे लगता है अगले लेक्चर में हम करेंगे 10 मिनट तक। टॉरिसली लॉ क्या होता है, कैसे ये कहता है किसी जो एक टैंक है उसके अंदर पानी हमने भरा हुआ है, उसके अंदर एक हमने यहाँ पर टैप लगा दी या एक होल कर दिया, उससे पानी बाहर आएगा तो पानी बाहर निकलेगा, उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमने ये कैलकुलेट करनी है। तो उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे, द्वारा मैं आपको समझा दूंगा, चाहे आप इसको पढ़ भी लेना, ठीक। ये वेंचुरीमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, वेंचुरीमीटर इज नॉट इंपॉर्टेंट।